आज हम एक ऐसे कमाल के विचार की कहानी जानने वाले हैं। एक ऐसा आइडिया जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को गिरा दिया, नए नए देश बना दिए और सच पूछे तो दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और वो शक्तिशाली विचार है राष्ट्रवाद। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा एक सवाल पर सोचते हैं। आखिर एक देश को देश क्या बनाता है? क्या कोई राजा, या सिर्फ जमीन की सीमाएं, या फिर कुछ और? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी पूरी चर्चा का आधार यही है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले राष्ट्र के सपने से शुरुआत करेंगे, फिर देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति ने कैसे चिंगारी लगाई, उसके बाद नेपोलियन के दौर, और फिर क्रांतियों और एकीकरण से होते हुए राष्ट्रवाद की आज तक की विरासत पर बात करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, और इसके लिए हमें चलना होगा उस दौर में, उस यूरोप में जब राष्ट्र या देश जैसी कोई सोच थी ही नहीं। दुनिया बस बड़े बड़े साम्राज्यों और राजवंशों में बटी हुई थी। देखिए, आज हम जिन देशों को जर्मनी या इटली के नाम से जानते हैं ना, वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। उस जमाने में लोग खुद को किसी देश का नागरिक नहीं, बल्कि किसी राजा या सम्राट की प्रजा समझते थे। मतलब उनकी पहचान उनकी भाषा या संस्कृति से ज्यादा इस बात से थी कि उनका शासक कौन है। और यहीं पर दो बिल्कुल अलग सोच का टकराव था। एक तरफ था साम्राज्य, जहां अलग अलग तरह के लोग रहते थे और उन सब की वफादारी एक इंसान यानी सम्राट के लिए होती थी। और दूसरी तरफ एक नई सोच उभर रही थी राष्ट्र राज्य की, जहां वफादारी किसी राजा के लिए नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए थी। बस इसी सोच का नाम है राष्ट्रवाद। ये एक बहुत ही ताकतवर विचार था। इसका मतलब ये था कि जिन लोगों की भाषा एक है, संस्कृति एक है, इतिहास एक है, उनका अपना एक अलग आज़ाद देश होना चाहिए। तो सवाल ये है कि ये विचार आया कहाँ से? इसकी पहली और सबसे बड़ी चिंगारी भड़की फ्रांस में, फ्रांसीसी क्रांति के साथ। चलिए देखते हैं कि कैसे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे ने इस राष्ट्र के विचार को हकीकत में बदल दिया। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने एक राष्ट्र बनाने के लिए कुछ बहुत ही ठोस कदम उठाए। सबसे पहले तो उन्होंने सत्ता राजा से छीनकर आम नागरिकों को सौंप दी। फिर उन्होंने एक नया झंडा बनाया, अपना तिरंगा, और एक राष्ट्रगान लिखा। पूरे देश में सबके लिए एक जैसे कानून लागू किए और फ्रेंच भाषा को बढ़ावा दिया, ताकि सब लोग एक दूसरे से एक साझा पहचान के साथ जुड़ सकें। अब कहानी में एंट्री होती है नेपोलियन की, और यहाँ एक बहुत बड़ी विडंबना है। नेपोलियन ने अपनी जीतों के साथ अनजाने में राष्ट्रवाद के उन्हीं विचारों को पूरे यूरोप में फैला दिया, जो आगे चलकर उसी के साम्राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए। तो उस दौर में ना नए और पुराने विचारों के बीच एक जबरदस्त खींचतान चल रही थी। एक तरफ नेपोलियन की सेनाएं थी जो क्रांति के विचार फैला रही थी, तो दूसरी तरफ पुराने राजा महाराजा अपनी सत्ता बचाने के लिए राष्ट्रवाद को कुचलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये विचार अब रुकने वाला नहीं था। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिच का ये जो मशहूर कथन है ना, ये उस समय की हालत को बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है। मतलब साफ था, फ्रांस में जो भी होता था उसकी लहर पूरे यूरोप में फैल जाती थी। और फिर वो दौर आया जब ये विचार एक बड़े विस्फोट में बदल गया। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां पूरे यूरोप में क्रांतियों की लहर उठी और आज के आधुनिक इटली और जर्मनी जैसे बड़े बड़े देश बने। और फिर आया साल 1848। ये साल इतिहास में बहुत बहुत खास है। इसे जनता के वसंत का साल भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि सिर्फ एक साल के अंदर पूरे यूरोप में 50 से ज्यादा क्रांतियां भड़क उठीं, और इन सब की आग राष्ट्रवाद और उदारवाद के विचारों ने ही लगाई थी। इन्हीं क्रांतियों की लहर पर सवार होकर कुछ करिश्माई नेता सामने आए। जैसे इटली में वहां एक कमाल की तिकड़ी थी, मेत्सिनी, कैवर और गैरिबाल्डी की, जिन्होंने इटली को एक किया। वहीं जर्मनी में ये काम किया आयरन चांसलर बिस्मार्क ने, जिन्होंने राष्ट्रवाद की ताकत का इस्तेमाल कर एक बिखरे हुए जर्मनी को एकजुट कर दिया। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि इटली और जर्मनी, जो पहले छोटे छोटे बिखरे हुए राज्यों का एक झुंड हुआ करते थे, अब यूरोप के नक्शे पर दो बड़े और ताकतवर देशों के रूप में उभर चुके थे। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस राष्ट्रवाद की विरासत क्या रही। क्योंकि ये एक ऐसी विरासत है जिसके अच्छे और बुरे दोनों ही पहलू हैं। ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। इसमें कोई शक नहीं कि राष्ट्रवाद एक जबरदस्त पॉजिटिव ताकत थी। इसने लोगों को एक साझा पहचान दी,
आज के मॉडर्न देश बनाए, और तो और दुनिया भर के गुलाम देशों में आज़ादी की लड़ाई के लिए प्रेरणा भी जगाई। लेकिन यही राष्ट्रवाद एक खतरनाक चीज भी साबित हुआ। जो विचार लोगों को हम की भावना से जोड़ता था, वही हम बनाम वो की भावना भी पैदा करने लगा। और इसी आक्रामक राष्ट्रवाद ने आगे चलकर भयानक लड़ाइयां और 20वीं सदी के दो विश्व युद्धों को जन्म दिया। और ये पूरी कहानी हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया में, जहां इंटरनेट और व्यापार ने हमें इतना जोड़ दिया है, वहां एक राष्ट्र होने का असल मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।